So friends, have you heard the word reconciliation before? क्या आपने कभी ये शब्द रिकंसिलिएशन पहले कभी सुना है क्या? सुना है तो कहां पर? सुना है, दैट इज अ हैप्पी थिंग फॉर मी. कहां सुना है? यस, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट. टू रिकंसाइल basically means to find out the reasons or to come to a conclusion when there is certain differences. हम लोग को पता है कि we always need the value of closing stock. हमको closing stock का valuation हमेशा हर final accounts के लिए चाहिए. कब चाहिए? We need the value of closing stock on the last day of the accounting year. भी चाहिए ऑन द लास्ट डे ऑफ द अकाउंटिंग ईयर. मेरे को बताओ अभी सोच समझ कर, प्रैक्टिकल लाइफ में 31 दिसंबर अगर मैंने लास्ट ईयर लेट अस से मान के चला कैलेंडर ईयर है, या फॉर दैट मैटर 31 मार्च एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, दीज आर द लास्ट डे ऑफ आवर अकाउंटिंग ईयर्स. इस दिन कोई भी दुकान, फैक्ट्री, बिजनेस चालू रहता है कि बंद रहता है? ऑन 31 दिसंबर और 31 मार्च ऑफिसेस, फैक्ट्रीज चालू रहता है कि बंद रहता है? दोनों दिन क्लोज रहता है. निखिल यादव ने चालू किया है. लेखा जोखा चालू रहता है. किसका? बैंक का. बैंक्स बंद रहते हैं, ऑफिसेस, फैक्ट्रीज बंद रहते हैं. आपने कभी सुना है क्या? एक ने बंद लिखा तो सब लोगों ने बंद करवा दिया. हसमत, तूने चालू किया है पटाखड़ी, लट लगा के चला गया, सब लोग उसमें जल गए, सब लोगों ने बंद करवा दिया दुकान. नहीं दोस्तों, पढ़ाई करते वक्त थोड़ा विजन अलग रखो. जरूरी नहीं है कि एक आंसर किसी ने दिया. आई एम नॉट टेलिंग निखिल इज ऑलवेज रॉन्ग. इट इज वेरी गुड दैट निखिल रिप्लाइज, बट लेट देयर बी ए फेयर कंट्रीब्यूशन बाय एवरीवन. एक ने लिखा इसलिए सबने लिखा, ऐसा मत करो. थोड़ा खुद का दिमाग लगाओ. I was surprised to see everybody saying no, it will be closed. नहीं, क्लोज नहीं रहता है. बहुत बार मेजॉरिटी ऑफ द बिजनेस तो उस दिन चालू रहते हैं. और अगर मैं 31 दिसंबर की बात करूं, दुकान में तो ज्यादा धंधा उस दिन होता है, क्योंकि सब लोग 31 मनाते रहते हैं. दुकान की बात कर रहा हूं अभी मैं, ऑफिस की बात नहीं कर रहा हूं. दुकान में धंधा ज्यादा होता है 31 दिसंबर को. ठीक है, सब सोसाइटीज वगैरह आजकल न्यू ईयर सेलिब्रेट करती है, तो सबका अलग अलग प्रोग्राम होता है, तो खाने पीने का बहुत सारा सेल होता है उस दिन. मेरे को एक बात बताओ, स्टॉक वैल्यूएशन इज कॉमन फॉर ऑल, इट्स ए वेरी कॉमन टॉपिक. लॉजिक सबका सेम है. उस दिन दुकानदार सामान बेचने में ज्यादा इंटरेस्टेड रहेगा कि स्टॉक वैल्यूएशन करने में ज्यादा इंटरेस्टेड रहेगा? ऑब्वियसली बेचने में. इनफैक्ट उसका तो दुकान रात को उस दिन, जो नॉर्मली अदरवाइज 9 साढ़े 9 बजे दुकान बंद हो जाता है, उस दिन तो रात को 12 बजे तक दुकान चलता है. 12 क्या, शायद उस दिन 1 भी बचता है, 2 भी बचता है. सो मेरे दोस्तों, एक बात प्रैक्टिकली याद रखना. थियोरेटिकली वी नीड the stock on the business date on the last day of the year, but practically this is not possible. ऑफिसेज में ऐसा नहीं होता है ना, फैक्ट्रीज में भी ऐसा नहीं होता है. नहीं, नॉट नेसेसरी.
बट उस दिन कोई ऑर्डर चलता रहेगा, उस दिन कुछ काम चलता रहेगा, तो स्टॉक वैल्यूएशन है करके वो लोग अपना एक्टिविटी बंद नहीं कर सकते, वो लोग अपना काम करते रहते। तो थियोरेटिकली 31 मार्च या 31 दिसंबर को आखिरी सेल होने के बाद दुकान में क्या सामान पड़ा है ये हमको वैल्यू करना पड़ता है आइडियली, बट प्रैक्टिकली दुकान चालू रहता है तो वो कभी परफेक्ट फिगर नहीं मिल सकता। डज एवरीबडी एग्री टू माई स्टेटमेंट व्हाट आई एम सेलिंग? तो फिर तुम फाइनल अकाउंट्स कैसे बनाओगे फ्रेंड्स? हमको तो लास्ट डे ऑफ द ईयर, लास्ट सेल होने के बाद क्लोजिंग स्टॉक चाहिए रहता है। तो वी डू समथिंग लाइक दिस कि चलो 31 दिसंबर को स्टॉक कैलकुलेट नहीं किया तो उसके पहले कभी स्टॉक वैल्यूएशन हुआ वो देखते हैं। लेट अस प्रिज्यूम उसके पहले 27 दिसंबर को हमने स्टॉक वैल्यूएशन किया था। कभी किया था? 27 दिसंबर या 3 जनवरी को उसके बाद हुआ, दोनों पॉसिबिलिटी है। तो अगर 27 दिसंबर या 3 जनवरी में से कोई भी दिन हमारे पास स्टॉक का वैल्यू अवेलेबल है मेरे दोस्तों, तो उसकी मदद से हम लोग क्या 31 दिसंबर का स्टॉक कैलकुलेट कर सकते हैं क्या? यस और नो? शोभित पांडे ने सबसे पहला बोला यस। कैसे शोभित? अगर तेरे पास 27 दिसंबर का स्टॉक अवेलेबल है तो तू कैसे 31 दिसंबर का स्टॉक फाइंड आउट करेगा? जितने लोगों ने यस बोला है वो मेरे को बता सकते हैं। मेरे पास चलो फिगर के लिए ले लेता हूं, 3 जन का हो सकता है, 27 का नहीं हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं ना कि एक हो सकता है दूसरा नहीं हो सकता, हुआ तो दोनों होएगा, नहीं तो दोनों नहीं होएगा। चल 3 जन का रहेगा तो कैसा फाइंड आउट करेगा वो बता। चल अनम्यूट करके बताया तो भी चलेगा, या और कोई किसी के दिमाग में आता रहेगा तो भी बोल सकते। शोभित 3 जैन का अगर तुझे पता है तो भी बता दे, मुझे चलेगा। अनम्यूट करके बात करो तो इट इज इजियर टू अंडरस्टैंड। अच्छा सोच रहा है अभी। और कोई? बहुत सारे लोगों ने शोभित के पीछे यस लिखा था। सिर्फ यस बोलने के लिए बोलते हो कि एक्चुअली कुछ सोच के बोलते हो, पता नहीं। थियरी बहुत सिंपल है फ्रेंड्स। मुझे 27 दिसंबर का स्टॉक पता है। सब लोग ध्यान दो, अभी कंसंट्रेट करो, मेरे साथ में हो गया? जरा एक बार यस टाइप करो। सो दुकानदार ने 27 दिसंबर को ₹1,00,000 का सामान उसके पास था, ये उसने कैलकुलेट किया, गिवन से ज्यादा कैलकुलेट करके रखा। अब मेरे दोस्तों 27 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक क्या उसके दुकान में होने वाला परचेजेस का फिगर अपने को मालूम पड़ सकता है क्या? यस नो डोंट नो? हाँ मालूम पड़ सकता है सर, इजी है, बस काम खत्म। मतलब अगर मैंने 35,000 का गुड्स ये 4 दिनों में खरीदा तो मतलब
31 दिसंबर को मेरा स्टॉक 1,35,000 होगा ना रे? बहुत सिंपल है। 27 को 1,00,000 था, 4 दिनों में 35,000 का माल आया, तो नेचुरली उतना मैं अमाउंट ऐड कर दूंगा। और वैसे ही 27 दिसंबर से लेके 31 मार्च तक का मेरे को अगर सेल्स दिया है ₹50,000, तो बोलो 50,000 रुपीज क्या होगा? सब लोगों ने जवाब लिखो। सब लोग बोल रहे हैं लेस करेंगे, लेकिन आप एक चीज भूल रहे हो। हाँ लेस होगा, लेकिन 50,000 लेस नहीं होगा मेरे दोस्तों। कारण 1,00,000 रुपया जो हमने कैलकुलेट किया है वो है कॉस्ट प्राइस। परचेजेस की बात करेंगे तो वो भी है कॉस्ट प्राइस, लेकिन सेल्स की बात करेंगे तो याद रखना दैट इज नॉट कॉस्ट प्राइस, इट इज सेलिंग प्राइस। यानी ये 50,000 में there is something called as profit also। देखो मैं कंसेप्ट बहुत स्लोली लेके आ रहा हूं आपके सामने। ओपनिंग स्टॉक में 35,000 ऐड होगा मैं बोल रहा हूं, लेकिन 50,000 लेस नहीं होगा, क्योंकि 50,000 इज नॉट द कॉस्ट प्राइस, इट इज विच प्राइस? It is which price, my dear friends? It is selling price। म्हणजे हे आपली खरेदी कीमत नहीं थे, म्हणजे 135 में से मैं 50 माइनस नहीं कर सकता हूं। अपने को ये जानना होगा कि इसमें प्रॉफिट कितना है। क्या जानना होगा? इसमें कितना प्रॉफिट है। मान के चलो क्वेश्चन में दिया है प्रॉफिट इज 20% ऑन सेल्स। क्या बोला? प्रॉफिट इज हाउ मच परसेंट ऑन सेल्स? 20% ऑन सेल्स। तो हम लोग बोल सकते हैं 50,000 का 20%, 50,000 का 20% कैलकुलेट करोगे तो आएगा 10,000। मतलब एक्चुअली कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज ओनली ₹40,000। वो कह रहे मेरे साथ में। तो अब मुझे बताओ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन 31 दिसंबर। इन माय सिनेरियो इट विल बी 1 लाख ओपनिंग स्टॉक प्लस 35,000 परचेजेस माइनस 50,000 सेलिंग प्राइस है, लेकिन 50,000 में से 10,000 रुपीज में लेस करेगा। ट्रेडिंग अकाउंट ही है, थोड़ा जिन लोग को इमेजिन करने को आता है। मेरे को क्लोजिंग स्टॉक फाइंड आउट करना है, तो ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, क्रेडिट में सेल्स और डेबिट में ग्रॉस प्रॉफिट लिखा। तो अल्टीमेटली अगर आप देखोगे तो दिस इज 1 लाख प्लस 35,000 माइनस 40,000। It will be rupees 95,000। Is the concept clear with all of you? So what is stock reconciliation? Let us start from the beginning. A stock reconciliation is a statement determining the value of stock at the end of the year with the help of stock valued either few days before the last day before
or after the last day of the year. What is a stock reconciliation, friends? Stock reconciliation is a statement determining the value of stock either with the help of stock valued either few days before और आफ्टर द लास्ट डे ऑफ द ईयर. क्या लिखा मैंने डेफिनेशन? सब लोगों को समझा क्या स्टॉक रिकंसिलिएशन क्या है करके? तो इसमें दो प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं, बिफोर द ईयर एंड, एक आ सकता है आफ्टर द ईयर एंड. सो देयर आर two types of questions which are possible for stock reconciliation. There are two types of questions which are possible for stock reconciliation. First one is valuation of stock on the last day of the year when stock is given before the last day. Second one will be valuation of stock on the last day of the year when stock is given after the last day. Before the last day, after the last day, words का मीनिंग सब लोगों को समझा क्या? For example, if the last day of the accounting year is 31st December, stock may be given either on 27th December or 3rd January. तो स्टॉक रिकंसिलिएशन कैसा बनता है? अगर हम लोग उसका एक छोटा सा प्रोफॉर्मा बना लेते हैं. टाइप 1, स्टॉक इज गिवन बिफोर द डेट ऑफ बैलेंस शीट. टाइप 1, स्टॉक इज गिवन बिफोर द डेट ऑफ बैलेंस शीट. तो आप क्या करोगे? कॉलम्स बनाते वक्त पर्टिकुलर्स रुपीज स्टॉक एज ऑन. मेरे एग्जांपल में मैंने एग्जांपल लिया 27th December whatever year. जो अमाउंट है उसको आउटर कॉलम में लिखोगे. ध्यान से देखना. क्या ऐड करने को बताया था मेरे दोस्तों मैंने? इसको याद है? क्या ऐड होगा? यस, परचेजेस. क्या ऐड होगा? परचेजेस. और क्या लेस होने वाला है? ऑब्वियसली तो वो है सेल्स. सेल्स रिकॉर्ड करते वक्त यू हैव टू रिकॉर्ड एट कॉस्ट प्राइस, मतलब सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट करना पड़ेगा. अब सोच समझ के बताओ ऐड में और क्या आ सकता है? और कुछ आ सकता है क्या ऐड में? ओपनिंग स्टॉक तो हो गया ना रे, इधर तो लिखा अपन ने ओपनिंग स्टॉक 27 दिसंबर, यानी इनके लिए ओपनिंग स्टॉक जैसा है, इसीलिए मैं वो ट्रेडिंग अकाउंट नहीं स्टेटमेंट बना रहा हूं. ऐड में ड्राइंग कैसे? अबे एक ने लिखा तो दूसरा मत लिखो रे, कॉपी मत करो, नॉट ए गुड हैबिट. ड्राइंग कैसे होगा? थोड़ा दिमाग लगाओ ना. कभी कभी मेरे को लगता है कि मैं ही गलत सवाल पूछ लेता हूँ.
थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो अच्छे से याद होता था। सेल्स रिटर्न आ सकता है ना दोस्तों, लेकिन सेल्स रिटर्न इसको भी रिकॉर्ड करते वक्त इट हैज टू बी रिकॉर्डेड एट विच प्राइस, कॉस्ट प्राइस। अकाउंट्स में काम करने वाले कम है इधर, वैसे थोड़ा दिमाग लगा के बताओ। सेल्स के उधर अभी बहुत सारे लोग बोलेंगे क्या आ सकता है, परचेज रिटर्न। समझते हैं क्या बोल रहा हूं करके। इस स्टेटमेंट को बोलते हैं स्टॉक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। ऐड करना है, प्रेस करना है, सिंपल याद रखने के लिए मैं बोलता हूँ एड गुड्स कमिंग इन। Purchases and sales return are examples of what? Goods coming in. Sales and purchase returns are example of what? Goods going out. तो अगर आपको बिफोर द डेट ऑफ बैलेंस शीट दिया है, बिफोर द डेट ऑफ बैलेंस शीट का मतलब अगर आपको स्टॉक पहले का दिया है तो सिंपल क्या याद रखोगे, एड ऑल गुड्स कमिंग इन। क्या याद रखोगे, एड ऑल गुड्स कमिंग इन, और लेस क्या बोलोगे, ऑल गुड्स गोइंग आउट। बोलो समझा क्या सबको। मैं जो सिखा रहा हूं बात समझ में आ रहा है ऐसा मैं मान के चल रहा हूं। एंड नेचुरली टाइप 2 की अगर हम लोग बात करें, अब तुम लोग के दिमाग में बहुत सारा चीजें क्लियर होना चाहिए। टाइप 2, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट टाइप 2, इफ वी से स्टॉक इज गिवन आफ्टर द डेट ऑफ बैलेंस शीट, stock is given after the date of balance sheet. मुझे बताओ, हमको यहाँ पर दिया है ऐसे फॉर एग्जाम्पल स्टॉक ऑन 3rd जनवरी, वट एवर ईयर इट इज। अब आपको मैं एकदम शॉर्टकट सिखा दिया है तो क्या बोलोगे, एड। एड में क्या आएगा मेरे दोस्तों, अभी अब उल्टा हो जाएगा वो चीज। सेल्स को हम लोग क्या बोलेंगे, हेडिंग क्या याद रखेंगे, एड गुड्स गोइंग आउट। क्या बोलेंगे, एड गुड्स गोइंग आउट। गुड्स गोइंग आउट के दो ही एग्जाम्पल मैंने तो दो ही लिए हैं, आप चाहते हो तो ज्यादा ले सकते हो। कभी भी याद रखना इसमें आ सकता है सेल्स, लेकिन सिर्फ सेल्स कभी भी नहीं लिखने का, लिखने का सेल्स एट कॉस्ट प्राइस, मतलब सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। और दूसरा क्या आएगा साथ में, आएगा परचेज रिटर्न्स। फिर नेचुरली लेस क्या बोलोगे, गुड्स कमिंग इन। गुड्स कमिंग इन में क्या आएगा, ए परचेजेस, सेल्स रिटर्न्स एट कॉस्ट
मैंने बोला एक आता रहेगा तो दूसरा आने को डिफिकल्ट नहीं, ऑपोजिट है। तो अपने को मिल जाएगा स्टॉक ऑन 31 दिसंबर, वॉट एवर यू वांट। तो एग्जाम में आपको दो में से कोई भी एक टाइप का क्वेश्चन आएगा, आइदर बिफोर और आफ्टर। क्या क्यू के एड गुड्स गोइंग आउट, लॉजिकली सोचना। 3 तारीख को तेरे पास सामान पड़ा है ₹1,00,000 का, 3 जनवरी को तेरे पास ₹1,00,000 का सामान पड़ा है। उसमें तुझे मालूम है कि तूने मान के चलो परचेज किया गुड्स वर्थ ₹25,000, और मैं पूछता हूँ 31 दिसंबर को तेरे पास इसका मतलब और कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ, तो तेरे पास कितने का गुड्स था? तो तू क्या बोलेगा, कितने का गुड्स था निखिल? ₹1,00,000 का। तूने ये 4 दिनों में 1 जनवरी से लेके 3 जनवरी तक 25,000 का सामान खरीदा, बोल रहा हूं मैं। और अभी 3 तारीख को तेरे पास 1,00,000 का सामान है। थोड़ा इमेजिन कर, अपन ट्रांजैक्शन उस टाइम पीरियड का ले रहे, ये एक दिन का नहीं है। दिस इज द टाइम बिटवीन द डेट ऑफ बैलेंस शीट एंड द डेट ऑफ वट एवर गिवन डेट। तो बिफोर में भी अपन ने वही तो कंसिडर किया था। तो 31 दिसंबर को 75,000 बचेगा नहीं, 75,000 था। तो तूने एक्चुअली 1,00,000 में से 25,000 क्या किया, लेस किया, उसी को इधर मैंने फॉर्मूला में डाल दिया। अब सेल्स का वैसे ही सोच, ऐड क्यों किया तेरे को समझ में आ जाएगा।